हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में पोजीशन वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, है ना, वेक्टर कंपोनेंट 2D एंड 3D और वेक्टर का किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। छोटा छोटा टॉपिक है, ये सबको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन ट्राई करेंगे, है ना। चलिए पोजीशन वेक्टर, तो याद रखिएगा यदि वो ओरिजिन है एंड P be any point on the space, then vector OP is called position vector of point P। अब यहां आपको समझना है कि वो क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, P इसी स्पेस में कोई एक पॉइंट है, तो O से P को मिलाने वाला जो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट होगा वही कहलाता है क्या, वेक्टर OP। अब देखिए वेक्टर OP का पोजीशन कहां होगा, मतलब वेक्टर OP कहां रहता, खाता पीता सोता होगा। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा वेक्टर P का जो पोजीशन है ना, स्थान है ना, जगह है ना, जहां पर वो रहता है, ठीक है, वो है ये पॉइंट। ये पॉइंट P को भी दिखाता है और वेक्टर OP को भी दिखाता है। समझ में आया क्या? तो याद रखिएगा वेक्टर OP का जो स्थान है, जगह है, ठीक है, वेक्टर के टर्म में यहां पर हम क्या लिखेंगे, वेक्टर OP। तो याद रखिएगा मतलब इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि हम आपको बोलने के लिए, तो आप 2D में बोलते हैं x, y, 3D में बोलते हैं x, y, z और कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका fx बोलते हैं यदि हम आपको बोलने के लिए, तो x प्लस आयोटा इंटू y बोलते हैं। मतलब देखिए इस पॉइंट को हम लोग कितने तरीके से दिखा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2D में बात कर रहे हैं, 2D में इसको हम x, y से दिखा सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस आयोटा इंटू y से, वेक्टर में x इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस y इंटू यूनिट वेक्टर j से। अभी ये इसको उसको एंटर नहीं करवाए है ना, एंट्री नहीं हुआ है इसका अभी इस यूनिट वेक्टर का, फिर भी आप ये बात मान करके चलिए। ठीक है, तो एक पॉइंट को देखिए हम कितना तरीका से दिखा सकते हैं, x, y के टर्म में भी, x प्लस आयोटा इंटू y के टर्म में भी, x इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस y इंटू यूनिट वेक्टर j के टर्म में लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा ओरिजिन से पक्का पॉइंट P को यदि कोई आदमी मिलाया होगा तब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OP होगा। नहीं तो बच्चे लोगों के दिमाग में ऐसा बात भी आ जाता है कि चलो A से यदि B को मिलाया तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया क्या, AB। हाँ, ऐसा तभी AB हो सकता है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जब A क्या होगा, ओरिजिन होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आया क्या? अभी जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ है O, यहाँ है R, तो अब R इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि बोलेगा तो आप x, y बोलिएगा 2D में, लेकिन यदि हम इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोले तो आप O से P को जो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया है उसका नाम है OR वेक्टर। ठीक है, तो OR वेक्टर इस जगह पर होगा, मतलब OR वेक्टर का जगह जो है ना यहाँ पर है, बस नाम का OR है, बस इसका जगह यहाँ है। समझ में आया क्या? ये बात आपको क्लिक कर गया होगा। चलिए थोड़ा सा इसको हम एक दो तरीका से और दिखाते हैं आपको। सबका आपको केवल पोजीशन वेक्टर बोलना है, ये गलत है। यदि A और B अलग अलग पॉइंट है ओरिजिन को छोड़ करके, ठीक है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या बोलते हैं, AB नहीं बोल सकते हैं, AB बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए जैसे यहां चलिए पॉइंट A है और यहां पॉइंट R है, यहां पॉइंट S है, यहां पॉइंट P है। अब मेरे को इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है। ध्यान दीजिएगा यहां पर, मतलब ये तमाम पॉइंट का मेरे को पोजीशन वेक्टर लिखना है। मतलब इस जगह पर जो वेक्टर होगा ना वो वेक्टर मुझे लिखना है, इस जगह पर जो वेक्टर होगा ना उस जगह, मतलब उस वेक्टर को लिखना है, इस जगह पर जो वेक्टर होगा ना उस वेक्टर को लिखना है, इस जगह पर जो वेक्टर होगा ना उस वेक्टर को लिखना है। तो आप जानते हैं किसी भी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को हम, किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम तभी लिख पाएंगे जब ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उसको ज्वाइन करने वाला जो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट होगा, डायरेक्ट उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा ना, वही वेक्टर क्या कहलाता है,
उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, मतलब क्या, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम तभी लिख पाएंगे जब ओरिजिन से इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो वही वेक्टर क्या कहलाएगा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम तभी बता पाएंगे जब ओरिजिन से पॉइंट आर को हम मिलाएंगे, ठीक है। तो ओ आर वेक्टर जो होगा वही इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। मतलब किसी भी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर को यदि आपको लिखना रहे तो ओरिजिन से आपको मिलाना ही पड़ेगा, इस बात को आप रट जाइए, ठीक है। तो चलिए ओरिजिन कहीं आप अपने मन से डिसाइड कर लीजिए, यहां भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कोई पता थोड़े ना इंसान को ओरिजिन कहां पर लेंगे हम। चलिए ओरिजिन यहां कर लेते हैं, ओ मान लेते हैं यहां से। चलिए तो ओ से एस को यदि हम मिलाएंगे तो ये वेक्टर कौन सा हो गया, ओ एस वेक्टर। और ओ एस वेक्टर का पोजीशन कहां है, इस जगह पर, मतलब पॉइंट एस का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ओ एस वेक्टर, ठीक है। अब ओ आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर यदि आपको निकालना रहे तो ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ओ आर हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा क्या, ओपी, और इसका ओ ए वेक्टर। समझ में आया क्या, ये हो जाएगा ओ ए। बस इतना ही तो आपको याद रखना है। अब जैसे मान लीजिए यदि आपसे कोई ये पूछे, जैसे अब आपको पूछे क्या, एस आर वेक्टर चाहिए मेरे को, एस आर वेक्टर। एस आर वेक्टर का मतलब क्या हुआ, मीनिंग ऑफ एस आर वेक्टर। तो अब आपको ये बताना है एस आर है एक्चुअली क्या, तो एस आर मेरे को निकालना है। तो एस आर हम कैसे निकालेंगे, यहां देखिए, एस आर यदि मेरे को निकालना रहेगा, सबसे पहले एस आर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस दोनों वेक्टर में आप पहले चलिए, इसमें इस तीनों में चलिए। तो ये तो हो गया ओ आर वेक्टर, और एस आर तो ये है, और ये मेरे को चाहिए। तो सबसे पहले आप कीजिएगा, देखिए इस वेक्टर का, देखिए ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ओ आर है। तो ओ आर इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ आर इक्वल्स टू लिख सकते हैं ओ एस प्लस एस आर, और मेरे को निकालना क्या है, एस आर निकालना है ना। तो एस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एस आर इक्वल्स टू हो जाएगा ओ आर माइनस ओ एस। इसका मतलब ये हुआ, इससे मेरे को एक चीज क्लियरली रूप से देखिए पता क्या चल गया, यदि मेरे को कोई वेक्टर लिखना है और वो वेक्टर ओरिजिन से पास आउट नहीं हुआ है, जैसे देखिए ये वेक्टर ओरिजिन से पास हुआ, ये वेक्टर ओरिजिन से हुआ, ये वेक्टर भी ओरिजिन से, ये वेक्टर भी ओरिजिन से, मतलब कोई दो पॉइंट स्पेस में है जो ओरिजिन नहीं है, ठीक है, और वो दोनों पॉइंट को क्या कि एक लाइन, डायरेक्ट लाइन सेगमेंट से हम ज्वाइन कर दिए, और वो वेक्टर यदि मेरे को फाइंड आउट करना रहे तो सबसे पहले जिन दो पॉइंट को आपने उस प्लेन में देख रखा है, ठीक है, उसको क्या कीजिए, आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए। जैसे देख लीजिए यहां पर ये एस आर मेरे को चाहिए था, तो एस आर का मतलब क्या हो गया, ओ आर माइनस वेक्टर ओ आर माइनस वेक्टर ओ एस। क्या पढ़ते हैं इसको, वेक्टर ओ आर माइनस वेक्टर ओ एस। ओ आर का मतलब पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर, और ओ एस का मतलब क्या, पॉइंट एस का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे समझिए, यहां पर देखिए अब हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। आर के यदि आपको एस आर वेक्टर निकालना रहे, एस और आर में से कोई भी ओरिजिन नहीं है, तो इस पॉइंट के, देख रहा है आपको, राइट इंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से क्या कीजिए, लेफ्ट इंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, एस आर का, एस आर वेक्टर मिल जाएगा आपको, है ना, एस आर वेक्टर मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको यदि ये वेक्टर निकालने के लिए दे देता, आरपी वेक्टर निकालने के लिए दे देता, तो अब इतना हम नहीं देखेंगे, ठीक है। अब ये होता है कि इतना प्लस इतना करेंगे तब इतना के बराबर आएगा। इससे बढ़िया है कि हम ऐसे समझ लें कि आरपी वेक्टर में ये दोनों ही ओरिजिन नहीं है, और ये राइट इंड पॉइंट है और ये लेफ्ट इंड पॉइंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, राइट इंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से, पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर में से, राइट इंड पॉइंट में क्या है, पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ओ पी माइनस क्या, ओ आर, मतलब आर के पोजीशन वेक्टर को यदि हम सबट्रैक्ट कर लें तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वेक्टर आरपी मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरे को एपी वेक्टर चाहिए, एपी वेक्टर, तो हम लोग कैसे एपी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर में से पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर को घटा लेंगे, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, ओपी वेक्टर। समझ में आया क्या। तो अब आपको पता चल गया होगा शायद मीनिंग ऑफ वेक्टर ए बी वेक्टर का मीनिंग,
ए बी वेक्टर का मतलब देखिए क्या होता है, पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर में से क्या करना है, पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर को घटा लेंगे हम। ठीक है, बस इतना ही इसका मतलब है। पोजीशन वेक्टर आपको इतना ही अभी जानना है, आगे क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो फिर वहां पर हम करेंगे क्वेश्चन इस टाइप से। बस आप केवल ये बात पक्का याद रखिए, यदि ए और बी ओरिजिन नहीं है तब आपको वेक्टर ए बी यदि निकालने के लिए दिया आ जाए तो पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर में से पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर को क्या कीजिए, सबट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम यूनिट वेक्टर को सीखते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर के बारे में, यूनिट वेक्टर क्या है, ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। यूनिट वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज 1 is called unit vector। Unit vector along vector A is denoted by A cap। and is defined as A cap equals to vector A by vector A का मैग्नीट्यूड। और ये कोई भी आदमी समझ सकता है, ठीक है ना। यदि आपको एक यूनिट का एक वेक्टर इतना बड़ा दिया हुआ है, ठीक है, अब एक यूनिट का वेक्टर मेरे को फाइंड आउट करना है, और जैसे मान लीजिए इसका लेंथ जो है ना, लेंथ का मतलब इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका मॉडुलस, इस वेक्टर का मॉडुलस दिया हुआ है 10 यूनिट। अब यदि एक यूनिट का वेक्टर मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप मेरे को बताइए। यदि ये वेक्टर का लंबाई दिया हुआ है 10 यूनिट, ध्यान दीजिएगा, इस वेक्टर का लंबाई दिया हुआ है 10 यूनिट और मेरे को चाहिए एक यूनिट का वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, इसी वेक्टर में यदि हम 10 से डिवाइड करेंगे तभी तो मेरे को एक यूनिट का वेक्टर मिलेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इस वेक्टर में इसी के मॉड से डिवाइड करेंगे तभी तो मेरे को एक यूनिट का वेक्टर मिलेगा। यदि इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तब जो वेक्टर प्राप्त होता है ना, उस वेक्टर का सिंबल है ए कैप। ठीक है ना, ये हो गया क्या, वेक्टर ए के अलोंग, ठीक है ना, ए के यूनिट वेक्टर का सिंबल है ये ए कैप। अब यहां ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ए के अलोंग ए के यूनिट वेक्टर का जो सिंबल है ना, वो क्या है, ए कैप है। इसको ए कैप का मतलब क्या हुआ कि इस जब इसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, तो आप जब इस वेक्टर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं 10, तो ये सब देखिए एक एक यूनिट का हो गया इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। यदि ये वेक्टर ए 10 यूनिट का है तो ये सब आप जितना भी पार्ट इसमें देख रहे हैं, इसका प्रत्येक पार्ट क्या क्या एक एक यूनिट का हो गया, ठीक है, एक एक यूनिट का है ये। इसमें से चलिए एक पार्ट को हम क्या करते हैं, यहां कर लेते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए कैप। तो आप अलोंग का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, पैरेलल भी, ठीक है, पैरेलल भी आप समझ सकते हैं। अब क्या किए हम लोग, एक यूनिट का वेक्टर काट के निकाल लिए। अब देखिए ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। अब जैसे मान लीजिए मेरे को फिर से यही वेक्टर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए फिर मेरे को इतना ही वेक्टर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इसी वेक्टर में एक कैप में हम क्या करेंगे, यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, एक यूनिट का वेक्टर मेरे को पता है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 यूनिट का वेक्टर मेरे को फाइंड आउट हो जाएगा ना। इसी में क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब। अच्छा चलिए, अब इसी वेक्टर के डायरेक्शन में यदि आपको एक और वेक्टर बोलना लिखने के लिए, वेक्टर बी, ठीक है, एक इंसान आपको बोल रहा है क्या, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर बी मेरे को लिख करके दिखाइए, ठीक है, जिसका कि मैग्नीट्यूड जो है ना 4 यूनिट है। अब स्वाभाविक है, एक वेक्टर आपको पता चल गया, एक यूनिट का वेक्टर आपको पता है, यदि इसी वेक्टर के डायरेक्शन में यदि आपको वेक्टर लिखना है, ठीक है, तो बस इस वेक्टर के लिए भी यूनिट वेक्टर आप यही यूज कीजिए, ये बात आप रट जाइए, ठीक है। तो अब इसके अलोंग आपको वेक्टर एक लिखना है जो 4 यूनिट का होगा, मतलब ये दिया हुआ नहीं है एक्चुअली,
कह रहा है क्या, एक वेक्टर लिखने के लिए इसी की डायरेक्शन में जिनका लंबाई क्या हो, 4 यूनिट का जो वेक्टर हो। तो 1 यूनिट का आपको पता है, इसी में आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यूनिट का वेक्टर आप आसानी से लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। तो इतना लेंथ का एक वेक्टर आपके सामने में आ जाएगा, जो वेक्टर बी होगा। समझ में आया क्या, मतलब क्या, यदि इसी वेक्टर के पैरेलल यदि आपको और भी वेक्टर खींचना है, सबके लिए यूनिट वेक्टर हम यही यूज करेंगे। बस जो वेक्टर आपको लिखना है उसका मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। बस क्या कीजिए, उसके मैग्नीट्यूड से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 यूनिट के वेक्टर में। इसके पैरेलल जितना भी वेक्टर आप चाहेंगे खींचने के लिए आप खींच सकते हैं। जैसे आप 2 यूनिट का वेक्टर खींचना चाहते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर सी है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट, समझ में आया क्या। और इसी वेक्टर ए के डायरेक्शन में मेरे को वेक्टर खींचना है सी, इसका मतलब 2 यूनिट का वेक्टर, 1 यूनिट इतना है, दूसरा यूनिट इतना है, इतना ही तो मेरे को वेक्टर खींचना है ना, इतना ही तो खींचना है। तो वही है क्या, वो 2 हो गया। और 1 यूनिट का वेक्टर है ए कैप, उसी में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये वेक्टर मिल जाएगा। और इसका मतलब वेक्टर सी इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू ए कैप वेक्टर। अब फिर से एक बार समझिए, सी क्या है, 2 यूनिट का एक वेक्टर है, जो वेक्टर ए के डायरेक्शन में मेरे को ड्रॉ करना है। तो ए के डायरेक्शन में 1 यूनिट वेक्टर मेरे को पता है इतना है, 2 यूनिट का खींचना रहेगा तो उसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को मिल जाएगा। अब जैसे आप समझते हैं कि 20 आम का रेट 80 रुपया है, तो 1 आम का रेट 4 रुपया। अब आपको जितना भी आम का रेट निकालना रहेगा, तो 1 का पता है 4 से आप क्या कीजिएगा, हर एक में मल्टीप्लाई करते जाइएगा। वही बात यहां पर है, 1 का रेट, एक वेक्टर जितना लंबाई का है उसका हम निकाल लिए। अब 10 यूनिट का निकालना है, 15 यूनिट का निकालना है, बस इसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, निकल जाएगा। बस एक ही का नियम आप समझिए ना, कि 20 आम का रेट है 80 रुपया, तो 1 आम का रेट हो गया 4 रुपया। अब उस 20 में यदि 80 आम देता है, तो उस रेट से यदि आम बच्चा खरीदना चाहे, 50 आम खरीदे, 200 आम खरीदे, 500 आम खरीदे, रेट तो 1 का 4 ही पड़ेगा। बस आपको 1 का निकला हुआ है, और आप केवल जितना आपको खरीदना उतना से आप मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक है। वही बात यहां पर है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मेरे को पता चल गया, 1 यूनिट का इतना है। अब आपको 10 यूनिट का खींचना है, 20 यूनिट का खींचना है, वेक्टर का नाम कुछ भी हो, ठीक ना। यदि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर सी मेरे को ड्रॉ करना है, ठीक है, और जिसका मैग्नीट्यूड है मान लीजिए 20 यूनिट, किस डायरेक्शन में, वेक्टर ए के डायरेक्शन में, तो वेक्टर डी क्या होगा। यदि ऐसा बात कर रहा है आपसे तो बिल्कुल आप घबराइए मत, इसलिए मत घबराइए कि वेक्टर डी यदि आपको लिखना है, ठीक है, तो वेक्टर डी कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड और इस डी के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर ना उसको केवल मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब डी का जो लंबाई है वो, और उसके अलोंग 1 यूनिट का जितना वेक्टर है उसमें यदि हम डी के मॉड से मल्टीप्लाई कर दें, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, लंबाई से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या मेरे को डी वेक्टर मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। यदि हम इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दें, स्वाभाविक है इसका डबल हो जाएगा वो। क्या लगता है आपको, डी मिलेगा क्या। इसका मतलब हम किए क्या, इसके यूनिट वेक्टर में केवल 20 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। इससे मेरे को एक आइडिया क्या आ गया, देखिए आप ध्यान दीजिएगा। आइडिया ये आया कि यदि किसी भी वेक्टर को आपको लिखना रहे, ठीक है, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लिख लीजिए, और उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर, मतलब 1 यूनिट का जो वेक्टर दिया हुआ है ना, उसमें ही ना आप उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब बस इस बात को अब रटिए, किसी वेक्टर को यदि मेरे को लिखना है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तथा उसी वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है ना उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, बस आपको वेक्टर मिल जाएगा। तो मतलब देखिए इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो तो ए कैप है, अब ये है 20 इंटू ए कैप, तो वेक्टर डी मिल गया मेरे को। तो वही चीज देखिए यहां से मेरे को क्या दिखाता है, नोट में लिख लीजिए इस चीज को कि ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो अब यदि वेक्टर ए मेरे को निकालने के लिए कहा जाए तो इसको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी चीज को देखिए हम थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख लेते हैं, ठीक है। वेक्टर ए इक्वल्स टू देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू, अच्छा चलिए इसको मिटा देंगे हम, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। अब आप याद रखिएगा
यदि किसी भी वेक्टर को, मतलब हर एक वेक्टर के लिए ये बात हम कर रहे हैं, ये नहीं कि वेक्टर ए के लिए ही हम बात कर रहे हैं केवल। इस बात को आप रट जाइए, घोंट जाइए, ठीक है, जो भी आपको करने का मन है आप कीजिए। यहां से आपकी कहानी स्टार्ट होती है वेक्टर का, ठीक है ना, एक्चुअल कहानी। यदि किसी भी वेक्टर को आपको लिखना है, किसी भी वेक्टर को, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब जो वेक्टर को लिखना है, जैसे वेक्टर ए लिखना है, देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिखे हैं, मतलब वेक्टर ए यदि मेरे को लिखना है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए के अलोंग जो भी यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। बात आई आपको समझ में? चलिए अब हम आपको सिखाते हैं और भी क्वेश्चन इसके ऊपर करने के लिए। क्वेश्चन में देखिए क्या है, इफ यूनिट वेक्टर along vector A is vector alpha, find a vector along, find a vector B along vector A if magnitude of B is टू यूनिट्स। अब देखिए यहां क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक आपको पहले तो ये बोला कि इफ यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए इज अल्फा, अल्फा वेक्टर कह रहे क्या, वेक्टर ए के अलोंग जो यूनिट वेक्टर, मतलब ए यदि 75 यूनिट का है, ठीक है, तो एक यूनिट का जो वेक्टर है ना ए के अलोंग वो दिया हुआ है वेक्टर अल्फा। यदि ए 47 यूनिट का है तो एक यूनिट का जो वेक्टर होगा, चूंकि 47 तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 को 47 बार जोड़िएगा तब आपको आएगा 47। समझ में आएगा? जैसे मान लीजिए 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब 1 + 1 + 1 + 1 + 1 तब जाकर के 5 आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 5 को यूनिट का सम मिला करके क्या आता है, 5 आता है, ठीक है। तो इसमें से एक यूनिट का दिख रहा है आपको योगदान कितना ज्यादा है, या तो आप ऐसे समझिए 5 × 1। यदि एक यूनिट का लेंथ आपको पता है, एक यूनिट का वेक्टर आपको पता है, 5 यूनिट का निकालना रहेगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 यूनिट का निकालना रहेगा, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20 यूनिट का निकालना रहेगा, 20 यूनिट का निकालना रहेगा, 20 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो वही यहां पर क्या कर रहा है, इफ यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए इज वेक्टर अल्फा, मतलब वेक्टर अल्फा के अलोंग जो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, इसका मतलब ए कैफ जो दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है क्या, अल्फा वेक्टर। कह रहा है क्या, फाइंड ए वेक्टर बी अलोंग ए, कह रहा है क्या, वेक्टर बी निकालना है ए के अलोंग। जहां कहीं भी वेक्टर चैप्टर में अलोंग का बात करते हैं आप पैरेलल समझिए, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है, वो बात कर रहा है यहां पर, दोनों पैरेलल होगा। तो वही कह रहा है क्या, वेक्टर बी के ए के अलोंग एक वेक्टर बी फाइंड आउट करने के लिए जब बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट। तो चलिए निकालते हैं। अब यहां आपको समझना है, मेरे को निकालना क्या है, वेक्टर बी। तो वेक्टर ए जब निकालना है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, अभी मेरे को वेक्टर बी निकालना है, तो जो भी वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड पहले हम यहां रख देंगे। अब देखिए वेक्टर बी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर। तो वेक्टर बी और वेक्टर ए दोनों के दोनों क्या है, अलोंग में है, तो इसका मतलब पैरेलल है। वेक्टर बी के अलोंग वेक्टर ए है, वेक्टर ए के अलोंग जब वेक्टर बी है, इसका मतलब दोनों पैरेलल है। और वेक्टर ए के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है ना वो वेक्टर अल्फा है, मतलब ए कैप है, ये ए कैप दिया हुआ है कितना, अल्फा वेक्टर। तो अब हम आपको एक चीज बता देते हैं, यदि आपको एक यूनिट का वेक्टर पता चल गया, इसी के अलोंग यदि आप 2 यूनिट का वेक्टर निकालना चाहते हैं तो केवल आप करेंगे क्या, इसी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसी में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर बी मेरे को निकालना है, 2 यूनिट का बी है, तो क्या करेंगे 2 यूनिट में क्या करेंगे, हम वेक्टर अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। चूंकि मेरे को पता है ये वेक्टर मान लीजिए 10 यूनिट 20 यूनिट जितना भी यूनिट का है ना, अब मेरे को निकालना है 2 यूनिट का, तो 1 यूनिट तो हमको पता चल गया इतना है। अब क्या करेंगे 2 यूनिट का हम कैसे निकालेंगे, इसी की डायरेक्शन में,
इसी के डायरेक्शन में 2 यूनिट हम कैसे निकालेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, जैसे आपको लग सकता है यहां पर ए और 2 अल्फा का डायरेक्शन सेम होगा क्या, जब एलोंग का मतलब भी होता है डायरेक्शन में सेम होना चाहिए, है ना, तो क्यों नहीं होगा। देखिए आप याद कीजिए पहला लेक्चर, उसमें आपको बताए थे यदि किसी वेक्टर में कोई स्केलर से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ही प्राप्त होता है। यदि स्केलर 0 से ग्रेटर है तो जो गिवन वेक्टर है वो और जिसमें स्केलर से मल्टीप्लाई किए हैं दोनों का डायरेक्शन हो जाएगा सेम। और यदि स्केलर 0 से कम रहे, निगेटिव रहता है, ठीक ना, स्केलर यदि निगेटिव रहता है तब हम क्या कहते हैं, दोनों का डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट। अभी मेरे को इसी के डायरेक्शन में वेक्टर लिखना है, 2 यूनिट का वेक्टर मेरे को लिखना है, 1 यूनिट का पता है, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो इसका अब जैसे मान लीजिए मेरे को वेक्टर बी लिखना है, तो आप ऐसे समझिए जो भी वेक्टर लिखना है उसका मैग्नीट्यूड और उसके अलाउंग यूनिट वेक्टर क्या यूज करेंगे हम, वेक्टर अल्फा। क्योंकि सब का इसके अलाउंग जितना भी वेक्टर रहेगा ना, सबके लिए यूनिट वेक्टर हम अल्फा ही यूज करेंगे, याद रखिएगा इस बात को। क्यों नहीं हम यूज करें, 1 यूनिट का वेक्टर पता है बी है 2 यूनिट का, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे केवल। एक नियम आप समझ के चलिए ना, हमको तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आप समझ गए होंगे अब, ठीक है, अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर along x axis, y axis and z axis may be taken as unit vector I, j and k respectively। अब देखिए मान लेते हैं ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट हो गया है, 1 यूनिट 2 यूनिट है ना, 1 यूनिट एंड 2 यूनिट है ना, 1 2 1 2 1 और 2, ठीक है। अब देखिए 1 यूनिट आपको महसूस हुआ क्या, यहां से यहां तक का लंबाई 1 यूनिट है, यहां से यहां तक का लंबाई 1 यूनिट है, यहां से यहां तक का लंबाई 1 यूनिट है। तो इस वेक्टर का नाम दे दिया यूनिट वेक्टर आई, समझ में आया क्या, इस वेक्टर का नाम दिया क्या, यूनिट वेक्टर आई। इस वेक्टर का नाम भी यूनिट वेक्टर आई ही है, क्योंकि इसका भी लंबाई क्या है, 1 यूनिट है, लेकिन ये पूरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर आई नाम नहीं है, यहां से यहां तक के वेक्टर का यूनिट वेक्टर आई नाम नहीं है, समझ में आया क्या। हाँ याद रखिएगा, इस वेक्टर का भी नाम हम दे सकते हैं यूनिट वेक्टर आई, क्योंकि देखिए दोनों का लेंथ इक्वल है, तो इसको जब हम चाहेंगे इस पर ओवरलैप कराने के लिए तो एक दूसरे को पूरी ढक लेगा, मतलब इसका लेंथ 1 यूनिट है तो इसका भी लेंथ 1 यूनिट है ना, और ये वाई एक्सिस के अलोंग है, इसको यदि हम यूनिट वेक्टर के बोल सकते हैं तो इसको भी यूनिट वेक्टर हम के ही बोलेंगे, लेकिन ये पूरा यूनिट वेक्टर के नहीं बोल सकते, नहीं जे है ना, ये वाई एक्सिस है, और यहां से यहां तक के लेंथ को देख लीजिए अच्छे से, 1 यूनिट के बराबर है ना, और इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर के, इसको यूनिट वेक्टर के बोलेंगे, लेकिन यहां से यहां तक के वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर के नहीं बोल सकते हैं। समझ में आया या नहीं, तो याद रखिएगा x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम लोग लेते हैं क्या, यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्टिवली, मतलब x एक्सिस के अलोंग हम यूनिट वेक्टर आई ही यूज करेंगे, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हम जे ही यूज करेंगे, और एंड z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हम के ही यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, चलिए इस इतना लेंथ को हम यहां दिखा देते हैं, यहां पर इतना ही लेंथ को हम यहां दिखा रहे हैं, इसी को हम क्या किए, अलग कर लिए, ये यूनिट वेक्टर के है, इतना ही लेंथ को हम क्या किए, इधर दिखा दिए, यूनिट वेक्टर आई, इतना ही लेंथ को क्या किया, हम इधर दिखा दिए, यूनिट वेक्टर जे, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये है एक्स डैश और है ये क्या है, ये x है, कहीं न कहीं ओरिजिन होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1 -2,
-3, इसका नाम दे देते हैं O, A, B, C, P, Q, R, और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये है एक्स एक्सिस। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए मेरे को करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, मेरे को निकालना है OA वेक्टर। OA वेक्टर निकालना है, तो आप इस बात को रट जाइए, हर एक जगह यूज होने वाली बात है ये, ठीक है ना। OA वेक्टर है, ठीक है ना। तो OA वेक्टर देखिए हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो जो OA वेक्टर लिखना है मेरे को, है ना, करना क्या है, OA वेक्टर लिखना है। जिस किसी भी वेक्टर को यदि मेरे को लिखना रहता है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले ऐसे करते हैं, पहले उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और OA के अलोंग देखिए यूनिट वेक्टर क्या है, तो ये OA के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, तो OA देख लीजिए यहां पर है, तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा वही OA के अलोंग भी यूनिट वेक्टर होगा। मतलब जो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट, चूंकि पैरेलल हो गया ना, ये पैरेलल हो गया, तो OA के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वही क्या होगा, जो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा ना वही क्या होगा, OA के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई, तो यहां क्या लिखेंगे, OA का मैग्नीट्यूड इंटू क्या, यूनिट वेक्टर आई। तो OA का लेंथ देख लीजिए कितना है, यहां से यहां तक का लंबाई 1 यूनिट है ना, तो 1 इंटू यूनिट वेक्टर आई, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आई के बराबर आ जाएगा। अब चलिए OB जैसे मेरे को लिखना है, OB वेक्टर, जो भी वेक्टर आपको लिखना है बस आप इस बात को रटिए, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, कितना लंबाई का वो वेक्टर है और उसके अलोंग 1 यूनिट का कितना वेक्टर है। 10 यूनिट का वेक्टर यदि आपको लिखना रहेगा तो पहले यूनिट वेक्टर पता रहेगा तभी ना, यूनिट पता रहेगा तभी ना। 10 आम का रेट हम आपसे पूछें कि 10 आम का रेट आप मेरे को बताओ, सबसे पहले आप बोलोगे ना सर 1 आम का रेट आपने क्या रखा है, जो 10 आम का रेट हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो आप याद रखिए इस बात को, सबसे पहले यदि किसी भी वेक्टर को मेरे को लिखना है तो उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर, पहले उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर वो है ना। तो अब जैसे मान लीजिए मेरे को लिखना क्या है, OB वेक्टर, तो OB का मैग्नीट्यूड, OB का जो लंबाई है वो, और उसके अलोंग 1 यूनिट का जो वेक्टर है ना उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, OB देख लीजिए कहां पर है, OB यहां है, एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलाउंग यूनिट वेक्टर हम लोग क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर आई। देयरफॉर ये कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक का लंबाई देखिए कितना, OB का लंबाई मतलब यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 यूनिट है ना, तो 2 इंटू यूनिट वेक्टर आई हम लोग बोलेंगे इसको, ठीक है। अभी जैसे देखिए मेरे को चाहिए क्या, OC वेक्टर चाहिए, OC वेक्टर, आपसे हम पूछ रहे OC वेक्टर मेरे को बताओ। तो OC वेक्टर तो हम ऐसे नहीं बता सकते है ना, अभी हम आपको बोले 10 आम का रेट हम आपसे पूछे तो आप वहां डिमांड करोगे ना सर आप पहले मेरे को 1 आम का रेट तो बता दो, 1 आम का रेट क्या है, तब ना हम 10 आम का रेट बताएंगे। 1 आम का रेट है यूनिट वेक्टर आई, तो 10 आम का रेट कितना होगा, 10 इंटू यूनिट वेक्टर आई, यदि हम ऐसा मान करके चलते हैं तो। अब मेरे को चाहिए OC वेक्टर, तो OC का लंबाई तो पहले हम बता देंगे ना, OC का लेंथ कितना है, ठीक है। अब वो 1 का कितना पड़ता है, ठीक है, 1 का पड़ता है यूनिट वेक्टर आई, तो और यहां से OC का लंबाई देख लीजिए, यहां से यहां तक का लेंथ है कितना, 3 यूनिट, 3 इंटू कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आई। समझ में आया क्या, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब मेरे को चाहिए क्या, मान लीजिए RC वेक्टर चाहिए, या नहीं तो चलिए पहले हम उल्टा कर लेते हैं, CO वेक्टर चाहिए, CO वेक्टर, CO वेक्टर। तो CO वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा मैं लाइट को कम कर देता हूं, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। CO वेक्टर मेरे को चाहिए, तो CO वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, CO वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले आप मेरे को बता सकते हैं ये चीज। तो CO का मैग्नीट्यूड, बस आप इतना याद रखिए, जो भी वेक्टर आपको निकालना रहे उसका मैग्नीट्यूड और उसके अलोंग यूनिट वेक्टर। तो देखो यहां पर आप CO वेक्टर, CO का मतलब डायरेक्शन तो यहां चेंज हो गया, ये वेक्टर इसको चाहिए बालक को, ठीक ना। तो ये वेक्टर, तो अब ये वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, देखिए इसके अलोंग यूनिट वेक्टर यदि मेरे को निकालना है, केवल इसी में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है ना।
इसमें आपको इसका दिख रहा है ना आपको, इसके अलाउंग यूनिट वेक्टर आई है, तो इसके अलाउंग यूनिट वेक्टर माइनस आई हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसी में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जे, नहीं माइनस आई, ठीक है। एक्स एक्सिस के एक्स डैश के अलाउंग हम यहां पर ले निगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं ना, तो यहां पर हम कौन सा वेक्टर यूज करेंगे, माइनस यूनिट वेक्टर आई। अच्छा, तो इसका लेंथ कितना, इसका लेंथ है 3 यूनिट और माइनस यूनिट वेक्टर आई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 यूनिट वेक्टर आई हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मेरे को ओ आर लिखना है, ओ आर वेक्टर, तो ओ आर वेक्टर लिखना है तो ओ आर का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर अलोंग ओ आर, ओ आर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस आई, चूंकि इसका डायरेक्शन दिख रहा है ना आई के अपोजिट है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस आई यूज करेंगे। और इसका लेंथ कितना है, यहां से यहां तक का लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है, तो यहां से यहां तक का लेंथ हो जाएगा 3 इंटू माइनस यूनिट वेक्टर आई, दिस इज माइनस 3 आई, ठीक है। अब जैसे देखिए यहां पर मेरे को निकालना रहेगा क्या, आरसी वेक्टर निकालना है, आरसी वेक्टर। तो आरसी वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, आरसी का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग आरसी। अच्छा देखिए यहां से यहां अब आरसी निकालना है तो मतलब इस डायरेक्शन में निकालना है मेरे को वेक्टर, तो आरसी का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग आई, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग आरसी, आरसी का अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसके अलोंग देखिए यूनिट वेक्टर आई है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई करेंगे। आरसी का लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ हो जाएगा क्या, 6 यूनिट, 6 इंटू यूनिट वेक्टर आई हो गया। और भी यदि आपसे निकालने के लिए दे दिया जाए, पीवी वेक्टर निकालने के लिए दे दिया जाए, पीवी वेक्टर, तो पीवी का क्या करेंगे हम, कोई भी वेक्टर यदि आपसे निकालने के लिए दिया जाए, हम बार बार बोल रहे हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग वही वेक्टर, तो पीवी के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, पीवी के अलोंग यूनिट वेक्टर हम यही यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर आई, तो यहां दे देंगे क्या, आई, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, 3 इंटू यूनिट वेक्टर आई। समझ में आया क्या। चलिए अब हम लोग वेक्टर कंपोनेंट सीखते हैं 2D में और 3D में, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2D। चलिए यहां ध्यान दीजिए, यदि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y रहे, ठीक है, यदि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y रहे तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो एक नंबर में देखिए, यदि आपको ओपी वेक्टर निकालना है, ओपी वेक्टर का मतलब क्या, इस पॉइंट के जगह पर जो वेक्टर होगा ना उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यदि कोऑर्डिनेट पता है तो, यदि कोऑर्डिनेट पता है तब देखिए वेक्टर कैसे लिखते हैं। ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर हम आपको बता दिए हैं, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर भी हम आपको बता दिए हैं। x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आता है होता है, ठीक है, उसको क्या कीजिए, इसके x कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई कीजिए, y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको क्या कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। देखिए हम क्या बोले हैं, x कोऑर्डिनेट है ये इस पॉइंट का, इसमें क्या करना है, x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो है उससे मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर प्लस कर लीजिए, और y में क्या करना है, इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है ना y एक्सिस के अलोंग उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड यदि आपको निकालना रहे वेक्टर OP का, क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर I का जो कोफिशिएंट है, यूनिट वेक्टर J का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का सम कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा वेक्टर OP। समझ में आया। अब जैसे देखिए, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कोई आदमी ये पूछ दे कि ओपी के अलोंग यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, ऐसा हम चलिए निकालने के लिए बता देते हैं। यहां पर यूनिट वेक्टर अलोंग, वेक्टर तो आप निकालने के लिए सीख गए, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालने के लिए सीख गए, तब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए भी सीख लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ओपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ओपी बाय वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ओपी क्या है, x इंटू यूनिट वेक्टर i और y इंटू यूनिट वेक्टर j,
और ये देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वेक्टर की तरह मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा है अभी, ठीक है ना। इसको वेक्टर की तरह लिखने के लिए क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। समझ में आया क्या? दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो आ जाएगा, वेक्टर की तरह दिखने लगेगा। तो एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आई, वाई बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर जे। समझ में आया क्या? ये हो गया इसके अलोंग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको समझ में आया क्या? किसी भी वेक्टर के अलोंग यदि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को पहले लिखेंगे और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो वो वेक्टर ओपी दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड ये है, अलग अलग कर देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एक वेक्टर की तरह लगने लगेगा। चलिए अब एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, यूनिट वेक्टर आई और जे का जो कॉफिशिएंट है ना, यहां पर क्या है, एक्स और वाई, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब अलजेब्रा सब पढ़ने लगते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है। लेकिन वेक्टर में यूनिट वेक्टर i और j के कोफिशिएंट को हम लोग कोफिशिएंट नहीं बोलते, कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर i का जो कोफिशिएंट है उसको बोलेंगे क्या, कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट है स्केलर, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट। यहां दिख रहा है आपको j है, यूनिट वेक्टर j का जो कोफिशिएंट है वो है क्या, y। तो यूनिट वेक्टर j का जो स्केलर कंपोनेंट है उसको हम क्या कहेंगे, y बोलेंगे, ठीक है। स्केलर भी है और y तो एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना, इसका कोफिशिएंट कंपोनेंट कहलाएगा। बस आप सीधा सीधी ये बात याद रखिए, किसी वेक्टर में यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट होता है ना वही क्या कहलाता है, उसका स्केलर कंपोनेंट। बस इतना ही आपको याद रखना है। एक्स वाई क्या कहलाएगा, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओपी। एक्स वाई को हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर कंपोनेंट। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी का इसको हम एक्स वाई को स्केलर कंपोनेंट भी बोलते हैं। याद रखिएगा एक बात, दो बातें और हम इसके साथ करना चाहेंगे, ठीक है। तो अच्छा, हम इसको स्केलर कंपोनेंट मतलब यूनिट वेक्टर आई और जे का जो ये भी कोफिशिएंट, ये भी कोफिशिएंट है, क्या हम इसको स्केलर कंपोनेंट बोल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये भी तो एक वेक्टर ही है ना, यूनिट वेक्टर भी तो एक वेक्टर ही है ना। ओपी के अलोंग यूनिट वेक्टर हम निकालें तो ये आया है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर आई का देखिए कोफिशिएंट ये है, यूनिट वेक्टर जे का कोफिशिएंट ये है। समझ में आया क्या? तो क्या हो जाएगा, इसका जो स्केलर कंपोनेंट होगा वो ये होगा और ये होगा। और एक चीज और याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट है, यदि सभी को आप मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो आ जाएगा 1। आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके देख लीजिए, देखिए हमेशा 1 आएगा। चलिए बगल में यहां पर हम कर देते हैं, एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब ये क्या, इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, 1। तो याद रखिएगा यूनिट वेक्टर, यदि आपको ये बोले कि ए बी सी यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसको हम कैसे पहचानेंगे, ये जो है ना एबीसी यूनिट वेक्टर किसी यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट, तो आप क्या कीजिए, कैसे पहचानिएगा इसको, सभी का स्क्वायर करके ऐड करने पर यदि 1 आ गया ना, समझ जाइएगा ये सब जो है यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट है। अच्छा, ए और बी यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, जब ये दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने पर 1 आ जाएगा तब हम समझ जाएंगे ए और बी जो है किसी यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट है। जैसे देखिए यहां पर हम आपको करके दिखा दिए हैं, समझ में आया क्या।
तो याद रखिएगा, यदि किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y दिया हुआ रहे तो उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है क्या, x इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस y इंटू यूनिट वेक्टर j। और वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड यदि आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकाल सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर OP यदि आपको निकालना रहे तो OP वेक्टर बाय OP का मैग्नीट्यूड यदि हम कर देते तो यूनिट वेक्टर OP के अलोंग निकल जाएगा। OP वेक्टर को यहां हम रख देंगे और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, किसी वेक्टर में यूनिट वेक्टर i और j एंड k भी रहता है, ठीक है, तो उसका स्केलर कंपोनेंट क्या कहलाता है, मतलब उसका जो कोफिशिएंट है ना i j k का, वो कहलाता है उस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, किसी वेक्टर में i j k का जो कोफिशिएंट होता है ना, उस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ x y देखिए, यूनिट वेक्टर i और j का कोफिशिएंट है, देयरफॉर इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर कंपोनेंट भी बोलते हैं। दो बातें और हम आपके इस बीच में करना चाहते हैं, वो एक है डायरेक्शन रेशियो और एक है डायरेक्शन कोसाइन। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन काफी आसान है। किसी वेक्टर का, जैसे ये वेक्टर है जिसको आप लोग स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं, उसको इन अदर वर्ड इसको हम डायरेक्शन रेशियो भी बोलते हैं इस वेक्टर का। याद रखिएगा, यदि कोई वेक्टर आपको गिवन है, तो याद रखिएगा उस वेक्टर में यूनिट वेक्टर i और j का कोफिशिएंट उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। इसका नाम डायरेक्शन रेशियो भी है x और y का। तो याद रखिएगा यहां पर x, y या स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर OP इज आल्सो नोन एज, ऐसे हम बोल देते हैं, स्केलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर is known as डायरेक्शन रेशियो। इसका शॉर्टकट नेम है डायरेक्शन रेशियो का इस प्रकार से, स्केलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर इज नोन एज डायरेक्शन रेशियो। समझ में आया क्या? तो डेट इज आप ऐसे बोल सकते हैं, या छोड़िए आगे हम लिख लेते हैं 6 में, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर OP इक्वल्स टू, यदि आपको वेक्टर OP तो यहां ही दिया हुआ है ना, इसका डायरेक्शन रेशियो यदि आपको लिखना रहे, यदि आपको डायरेक्शन रेशियो ही केवल लिखने के लिए दिया जाए तो आप सीधा सीधी i j k का कोफिशिएंट को आप लिख लीजिए, ऐसे करके लिख लीजिए, या आप क्या कीजिए x, y ऐसे लिख लीजिए, तब भी गलत आपका नहीं होगा, या आप ऐसे लिखिए x, y लिख करके इस प्रकार से, तब भी आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मतलब एक ये है ना कि जैसे ऐसे भी लिख देते हैं, यदि ब्रैकेट आप नहीं लगाते तब भी आपका गलती नहीं होगा। यदि आप ब्रैकेट लगा देते हैं तो बच्चे लोगों को ऐसा महसूस होने लगता है कहीं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट का काम तो नहीं कर रहा है। ऐसे बात भी सही है, ये भी आप लिख सकते हैं, और हम जनरली जो है ना ये और ये यूज करते हैं। समझ में आया क्या? मतलब सीधा सीधा किसी वेक्टर को देख करके आप क्या क्या सोच सकते हैं, ये एक वेक्टर है, इसमें x और y जो i j k का कोफिशिएंट है, उसका क्या नाम हो सकता है, तो उसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्शन रेशियो। अब याद रखिएगा, एक होता है डायरेक्शन कोसाइन, तो यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। बस याद रखिए, जैसे यहां देखिए ये एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, इसका जो स्केलर कंपोनेंट है ना वही क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन इस वेक्टर का। बस, तो यहां यदि आपसे ये पूछा जाए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर R क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन का शॉर्टकट नेम ये है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर OP स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर along vector OP, unit vector along vector OP is called direction cosine। मतलब स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर along vector OP is called direction cosine।
ऑफ वेक्टर ओपी भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। किसी वेक्टर ओपी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है ना, उसका स्केलर कंपोनेंट क्या कहलाता है, उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। वही लिखे स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी, मतलब क्या, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर ओपी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है ना, उसी का स्केलर कंपोनेंट क्या कहलाता है, ओपी का डायरेक्शन कोसाइन। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि हियर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ओपी इक्वल्स टू, तो आप क्या बोलेंगे, देख लीजिए यूनिट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या क्या है, एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ना, और y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, बस इतना ही इसके ऊपर पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करके आपको दिखा देंगे, चूंकि नहीं तो आप भूल जाएंगे इसको। Then find वेक्टर OA का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर OA, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर OA, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर OA। मतलब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है, ठीक है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दे दिया, OA वेक्टर पूछ रहा है, मतलब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है, OA वेक्टर का मतलब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर। चलिए यहां फाइंड आउट करते हैं। एक नंबर OA का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसमें यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट में यूनिट वेक्टर जे से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट में दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब OA का मैग्नीट्यूड मेरे को निकालना है, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, 9 5 14 34। 3 में देखिए क्या कर रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग OA बताने के लिए वेक्टर OA बाय वेक्टर OA का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर OA कितना है, 3 इंटू यूनिट वेक्टर I प्लस 5 इंटू यूनिट वेक्टर J। देख लीजिए यहां पर अभी हम निकाले हैं जस्ट OA, और इसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना है, √34। अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर OA का डायरेक्शन रेशियो। तो वेक्टर OA का जो स्केलर कंपोनेंट है वही क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर OA। तो 3,5 ऐसे बोलिए, या नहीं तो 3,5 ऐसे भी बोलते तब भी आपका गलत नहीं होगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर OA, तो वेक्टर OA के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है ना, उसी का स्केलर कंपोनेंट कहलाता है क्या, डायरेक्शन कोसाइन। तो OA के अलोंग यूनिट वेक्टर देखिए यही तो है, इसी का स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट के बारे में आपको पता है, यूनिट वेक्टर I का कोफिशिएंट और यूनिट वेक्टर J का जो कोफिशिएंट है वही कहलाता है स्केलर कंपोनेंट। ऐसे लिख करके भी छोड़ दें तो गलत नहीं होगा मेरा, हम ऐसे लिख देते हैं, इसमें कुछ भी ज्यादा है नहीं। किसी वेक्टर को देख करके आपको क्या क्या महसूस हो सकती है उसके ऊपर, ये बात केवल आपको बताना है। एक वेक्टर को देख करके आप उसके
उसमें आई और जे का कोफिशिएंट के बारे में बता सकते हैं और यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए एक रिमार्क लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ रहे हैं इसी में। मान लीजिए एक वेक्टर आर दिया हुआ है, एक्स इंटू यूनिट वेक्टर आई एंड वाई इंटू यूनिट वेक्टर जे। तभी तो ओ ए दिया हुआ था, तो हो सकता है बच्चा को समझने में थोड़ा सा तकलीफ भी आए। लेकिन मान लीजिए वेक्टर आर दे दिया आपके सामने, एक वेक्टर है जो आर है, जो आपको दे दिया। इसमें कह रहा है क्या, वेक्टर आर का डायरेक्शन रेशियो बताना है आपको। अच्छा चलिए पहले मैग्नीट्यूड से स्टार्ट करते हैं। मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आर कैप आपको बताना है, तो आर कैप का मतलब वेक्टर आर बाय वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, हाँ या ना। और आर आप जानते हैं एक्स इंटू यूनिट वेक्टर आई है और वाई इंटू यूनिट वेक्टर जे है, और आर का मैग्नीट्यूड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे अभी जस्ट हम इसी के ऊपर तभी बात ही किए थे, लेकिन वहां पर पोजीशन वेक्टर लेकर के हम बात किए थे। तो एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर जे। डेट इज आप ऐसे बोलिए आर कैफ इक्वल्स टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ये हो गया। अब आपसे तीसरे नंबर में आपसे कोई आदमी ऐसे पूछेगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर आर, तो आप क्या करेंगे। यदि वेक्टर आर का डायरेक्शन रेशियो पूछेगा तो सीधा सीधी आई का और जे का कोफिशिएंट कहलाता है डायरेक्शन रेशियो, बस इसको उतार देना है आपको। कुछ है नहीं इसमें, वेक्टर देख लीजिए, उस वेक्टर में आई और जे का जो कोफिशिएंट है वही कहलाता है उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। 4 नंबर में पूछेगा आपसे क्या, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर हम कैसे बताएंगे, मतलब वेक्टर आर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर गया, तो वेक्टर आर के अलोंग यूनिट वेक्टर तो यही गया, इसी का स्केलर कंपोनेंट क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन। है कुछ नहीं इसमें, कोई दिए गए वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है ना, और उस वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर गया उसका स्केलर कंपोनेंट उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। बस आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आता ही है ना। अब वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालने आता है तो उसका स्केलर कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइन हो गया उसका, और वेक्टर आपको देखने के लिए आता ही है तो आई जे का कोफिशिएंट उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, तो अब जैसे यहां ध्यान देना है आपको, एक क्वेश्चन है कि लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू 4 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस 5 इंटू यूनिट वेक्टर जे, देन ऑप्शन ए में है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए इज 4, 5। बी में है डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए इज 5, 4। सी में है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए इज 'डी' में है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए इज ओहो, ये हम क्यों लिख रहे हैं,
इसमें ऑप्शन को टिक करना है। तो सबसे पहले तो वेक्टर को देख करके मेरे को महसूस होना चाहिए किसी वेक्टर का जो कोई गिवन वेक्टर है उसका जो स्केलर कंपोनेंट है वही कहलाता है उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो। तो 4,5 वाला जो होगा वही होगा उसका डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन मेरे को कैसे पता चलेगा? तो ए कैप निकाल लेंगे, है ना। ए कैप क्या होता है? वेक्टर ए बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा कितना 25, ये हो जाएगा 6 5 11, ये हो जाएगा 41, है ना। मतलब देखा जाए तो 4 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस 5 इंटू यूनिट वेक्टर जे बाय रूट अंडर 41 अलग अलग कर लेंगे। समझ में आया क्या? अब आई जे के का कोफिशिएंट ही यूनिट वेक्टर का क्या कहलाता है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए। तो अब देख लीजिए 4 बाय रूट अंडर 41 एंड 5 बाय रूट अंडर 41 किसमें है? इसमें। ये दोनों ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अरे इसमें है क्या? एक वेक्टर दिया हुआ है तो उसी में यूनिट वेक्टर आई और जे का कोफिशिएंट कहलाता है उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, और उस वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर गया उसी का स्केलर कंपोनेंट कहलाता है उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। बस हो गया, कहानी खत्म इसकी। लेट पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y, देन प्रूव दैट वेक्टर OP इज x इंटू यूनिट वेक्टर I प्लस y इंटू यूनिट वेक्टर j, और OP का मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्या? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे तभी हम आपको बोले थे इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको दिखा देंगे। अब समझिए कि एक्सप्लेनेशन एक क्वेश्चन बना दिए इसको हम, ठीक है। तभी एक्सप्लेन करते तो आपको कुछ ऐसा महसूस नहीं होता, हो सकता है शायद। अभी आपको महसूस होगा हर चीज, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है। क्या कीजिए, सबसे पहले तो इस x, y पॉइंट को xy प्लेन में आप दिखा लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहां कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखाते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छा लगता है। अब देखिए मेरे को वेक्टर OP निकालना है, तो ओ मतलब ओरिजिन, तो O से क्या कीजिए P को ज्वाइन कर लीजिए। यही वेक्टर मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है? इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पॉइंट P से y एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा x, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है इस पॉइंट से x एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दिखाएगा, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरे को पता चल गया, ठीक है। यदि ये x है तो आप जानते हैं नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और मेरे को क्या चाहिए? ये वेक्टर OP वेक्टर तो यही है, ठीक है। OP निकालने के लिए एक वेक्टर यहां क्रिएट कर लेते हैं, इसका डायरेक्शन इधर कर देते हैं। एक वेक्टर यहां से इधर क्रिएट कर लेते हैं, इसका डायरेक्शन इधर कर देते हैं। तो आप देख लीजिए OP वेक्टर इक्वल्स टू यहां कुछ नहीं है तो L मान लेते हैं। तो OL वेक्टर प्लस क्या? LP वेक्टर। मेरे को OP चाहिए ना। अच्छा, OL वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम आपको बोले किसी भी वेक्टर को यदि आपको फाइंड आउट करना है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर चलता है उसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो OL देखिए x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो मतलब जो x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा वही OL के अलोंग होगा। तो इसमें यूनिट वेक्टर I से मल्टीप्लाई करेंगे। और LP वेक्टर में चलिए, तो LP का मैग्नीट्यूड इंटू LP के अलोंग यूनिट वेक्टर, जो मतलब LP के अलोंग यूनिट वेक्टर हम क्या यूज करेंगे? LP देखिए y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो जो इनके अलोंग यूनिट वेक्टर चलेगा वही इसके अलोंग चलेगा। तो इसके अलोंग होता है यूनिट वेक्टर j, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर j ही होगा, पैरेलल है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक का लंबाई दिया हुआ है x इंटू यूनिट वेक्टर I, यहां से यहां तक का लंबाई दिया हुआ है कितना? y। तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर j, ठीक है। वेक्टर मेरे को मिल गया। यदि किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y है तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? x इंटू यूनिट वेक्टर I प्लस y इंटू यूनिट वेक्टर j। अब चलिए मेरे को मॉड निकालना है। मॉड का मतलब ये जो आप देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल है एक, ये इसका हाइपोटेनियस मेरे को चाहिए। मॉड का मतलब तो वही हुआ ना, हाइपोटेनियस। ये मेरे को चाहिए। ये क्या निकल जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब OL स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर। OL है x और LP है y। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं
कि आप देख लीजिए ओपी कैसे, ओपी यदि मेरे को पता है x इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस वाई इंटू यूनिट वेक्टर j, और ओपी का मेरे को मैग्नीट्यूड यदि निकालना रहे तो यूनिट वेक्टर i का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और यूनिट वेक्टर j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। निकला वही, याद रखने का तरीका हम लोग रट लिए, यूनिट वेक्टर i का कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर j का कोफिशिएंट का स्क्वायर ही कहलाता है क्या, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया, उसके स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3D, याद रखिएगा यदि p का कोऑर्डिनेट x, y, z है, ठीक है ना, देन अब पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर इसमें यूनिट वेक्टर i से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस कीजिए, फिर y कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर j से मल्टीप्लाई कीजिए एंड z में यूनिट वेक्टर k से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, चलिए OP का मैग्नीट्यूड अब निकालते हैं। OP का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट सबका जोड़ करके। ठीक है, अब चलिए यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर OP यदि आपको निकालना रहे तो हम क्या बताएंगे, वेक्टर OP बाय वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड। अब OP की जगह पर रखिए वेक्टर x इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस वाई इंटू यूनिट वेक्टर j प्लस z इंटू यूनिट वेक्टर k, और OP की जगह पर क्या रखेंगे, यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब सबको अलग अलग कर लेते हैं, मतलब x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू यूनिट वेक्टर i, y बाय क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू यूनिट वेक्टर j प्लस z बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू यूनिट वेक्टर k। अच्छा, फिर देखिए अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है, चौथा नंबर में आपसे पूछेगा क्या, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर OP। तो डायरेक्शन रेशियो वेक्टर OP क्या हो जाएगा, इसी वेक्टर में जो स्केलर कंपोनेंट है ना, मतलब यूनिट वेक्टर i j k का जो कोफिशिएंट है वही तो कहलाता है। समझ में आया क्या है, ऐसे लिखिए या इसमें इस प्रकार से दे दीजिए। ठीक है, अब चलिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर OP यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर OP। तो आप देख लीजिए OP के अलोंग जो यूनिट वेक्टर गया है ना, OP के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा है, यही ना, इसी का स्केलर कंपोनेंट कहलाता है क्या, मतलब इसी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर i j k का जो कोफिशिएंट होगा वही क्या कहलाता है, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बाय हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, या तो आप ऐसे दे दीजिए, फिर y बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड z बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मतलब ये हुआ, यदि कोई वेक्टर आपको गिवन है तो आप आराम से उसके अलोंग यूनिट वेक्टर मतलब उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो आप निकाल सकते हैं वेक्टर का। समझ में आया क्या, एक वेक्टर में आप इतना सारा चीज निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर यदि आपको गिवन रहेगा तो एक वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है, तो उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उस वेक्टर का आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, उस वेक्टर का आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, उस वेक्टर के अलोंग आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। समझ में आएगा, एक वेक्टर से आप इतना सारा चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले ही आप सब कुछ समझ चुके हैं, यदि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y रहता है और इसमें आ गया z, तो x कोऑर्डिनेट में यूनिट वेक्टर i से मल्टीप्लाई करते हैं, y कोऑर्डिनेट में यूनिट वेक्टर j से, z कोऑर्डिनेट में यूनिट वेक्टर k से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड यदि k निकालने के लिए, तो रूट अंडर यूनिट वेक्टर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस रूट अंडर फिर वही में उसी में, ठीक ना, यूनिट वेक्टर j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, फिर प्लस यूनिट वेक्टर k का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ठीक है, फिर यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी वेक्टर के अलोंग, तो आपको पता है उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड लगा देंगे तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, और ये निकल गया।
अब यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो आपसे कहीं निकालने के लिए, तो उसी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या कहलाता है, उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो, और उसी वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसका स्केलर कंपोनेंट उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। चलिए एक बार यहाँ पर जैसे ये हम कर दिए, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ही समझिए कि यदि P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y, z, then prove that vector OP equals to x into unit vector I plus y into unit vector j plus z into unit vector k, और दो में है OP का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। चलिए यहां तो मेरे को x, y, z को 3D में दिखाना पड़ेगा, है ना। ये z कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट मतलब x z एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहां पर क्या है, ओरिजिन, ठीक है ना, यहां पर ओरिजिन है। अब देखिए सबसे पहले x, y को दिखाइए, उसके बाद z को दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। तो x, y को कैसे दिखाएं, x, y ये तो एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा, तो एक्स वाई प्लेन तो ये है, तो सीधा सीधी चलिए इस पर से यहाँ क्या कीजिए, आप परपेंडिकुलर डालिए, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालिए। ये परपेंडिकुलर है, जैसे तभी हम दिखाए थे ना x, y को, यहाँ पर इस पॉइंट के बाद कैसे क्या करते थे, y कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट के लिए यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। इसका लेंथ ही कहलाता है क्या, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। यदि ये इस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट है, p दिया हुआ है, तो यहाँ चलिए q मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का लेंथ और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, y, चूंकि x एक्सिस पर इस पॉइंट से यदि आप x एक्सिस पर लेंथ और परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट से y एक्सिस पर जो आप लेंथ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो यहां से यहां तक का लेंथ कहलाएगा क्या, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहां से यहां तक x हो जाएगा, तो ऐसे भी यहां से यहां तक ये x ही होगा, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब z कोऑर्डिनेट के लिए आपको z यूनिट तो ऊपर जाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक का ऊंचाई है इसका कितना, z, ठीक है। तो यहां का कोऑर्डिनेट p है, तो x और y तो सेम टू सेम रहेगा, और z यूनिट ऊपर जाएंगे तो z आपको ऊपर लेना पड़ेगा, मतलब x और y साथ ही साथ चलेगा। इस पर खोजिएगा x, y, इस पर यदि आप x, y, z खोजेंगे तो z अलग अलग दिखेगा आपको, लेकिन x और y इस पर हमेशा आपको दिखेगा, ठीक है। x, y, z आपको यहां पर मिल जाएगा, z यूनिट ऊपर जाने के बाद। अब चलिए, अब इसको यहां से ज्वाइन कीजिए, इसको यहां से ज्वाइन कीजिए, चूंकि यहां से यहां तक का लेंथ पता है, यहां से यहां तक का लेंथ पता है, ये है y एक्सिस के पैरेलल, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर पता है, ये x एक्सिस पर है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर पता है, ये देखिए z एक्सिस के पैरेलल है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर पता है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, मतलब हर वेक्टर हम यहां पर फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कर क्या सकते हैं, मतलब हो ही गया आसानी से, बिल्कुल भी इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। चलिए मेरे को निकालना है वेक्टर OP, ये वेक्टर निकालना है, सही है। चलिए अब वेक्टर OP निकाल लेते हैं। तो वेक्टर OP इक्वल्स टू देखिए क्या हो जाएगा, यहां कुछ ना कुछ नाम मेरे को देना पड़ेगा। यहां मैं क्या नाम दे दूं, R नाम दे देता हूं, OR प्लस RQ प्लस QP, ठीक है। अब OR यदि मेरे को निकालना रहेगा, तो OR का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग OR, तो OR के अलोंग तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, I, तो यहां ले लेंगे I, फिर RQ वेक्टर और यूनिट वेक्टर अलोंग RQ, RQ यही है ना, तो ये तो y एक्सिस के पैरेलल है, तो जो यूनिट वेक्टर इसके अलोंग चलेगा वही इसके अलोंग चलेगा, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर चलता है क्या, J, और फिर इसका मैग्नीट्यूड और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर चलेगा K, और देख लीजिए इसका लेंथ दिया हुआ है x इंटू यूनिट वेक्टर I, y इंटू यूनिट वेक्टर j प्लस z इंटू यूनिट वेक्टर k, ये वेक्टर OP निकल गया। मतलब यदि किसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y, z रहे, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, x इंटू यूनिट वेक्टर I प्लस y इंटू यूनिट वेक्टर j प्लस z इंटू यूनिट वेक्टर
के। अब मेरे को चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी लंबाई चाहिए, यहां से यहां तक ओपी का मॉड चाहिए। तो यहां से ध्यान दीजिए, ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। आपको लग नहीं रहा है ऐसे, लेकिन परपेंडिकुलर है। तो यहां से क्या इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं, इसको यहां से ज्वाइन कर दिए। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये जो ज्वाइन के ये प्लेन पर का पॉइंट है और ये इस पर परपेंडिकुलर है ऐसे करके। एक सेकेंड, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्यूपी वेक्टर, ये इस पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये इस पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। चूंकि ये ऐसे ऐसे दिख रहा है फिगर में नहीं, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्स वाई प्लेन में ये जो रेक्टेंगल है ना, उसका एक डायगोनल ये है, उस पर ये ऐसे चढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए क्या है, ये और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका ये हाइपोटेनियस है। यहां से यहां तक का लेंथ पता है, यहां से यहां तक लेंथ पता है, तो ये लेंथ आपको पता चल गया, √x² + y²। अभी देखिए, अब ये है हाइपोटेनियस, ये यहां से यहां तक का है z, चूंकि ये परपेंडिकुलर है। तो ये मेरे को यदि निकालना रहेगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, x² + y² का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, अब प्लस क्या, z² है ना, और फिर इसका स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, x² + y² + z² का स्क्वायर रूट ओपी का मैग्नीट्यूड। इससे हम ऐसे भी एनालिसिस कर सकते हैं इस चीज को देख करके, यदि कोई वेक्टर आपको दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड यदि आपको कहीं निकालने के लिए, तो यूनिट वेक्टर i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर k का कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट यदि हम ले लेते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे को मिल जाएगा। समझ में आया क्या? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहानी को आज हम यहीं खत्म करेंगे, 1-2 क्वेश्चन लेकर के, ठीक है। उसके बाद फिर अगले दिन इसके ऊपर पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे वाला कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। आगे जो भी कंसेप्ट आएगा वो डॉट प्रोडक्ट का ही आएगा और क्रॉस प्रोडक्ट का ही। 2 लेक्चर में कहानी इसकी खत्म हो जाएगी ऐसे। अब जैसे देखिए, P का देखिए पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है x1, y1, z1, पॉइंट P का, एंड Q का पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, x2, y2, z2। समझ में आया क्या? पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर दे दिया x1, y1, z1, एंड पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर दे दिया x2, y2, z2। अब यदि आपसे ये पूछे कि वेक्टर PQ मेरे को बताओ, वेक्टर PQ मेरे को बताओ, PQ, तो हम कैसे बताएंगे? तो देखिए PQ डायरेक्ट हम अभी निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट पता है, मेरे को क्या चाहिए, वेक्टर PQ। यदि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पता है, इसका मतलब पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर पता है। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट पता है, इसका मतलब पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर पता है, जैसे अभी हम निकालने के लिए आपको बता दिए थे। लेकिन PQ वेक्टर यदि आपसे डायरेक्ट कोई आदमी पूछता है तो आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसे बता जरूर सकते हैं। PQ का मतलब क्या होता है, पॉइंट Q के पोजीशन वेक्टर में से क्या करना है, पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Q का पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, इसी में i j k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, ठीक है। x2 इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस y2 इंटू यूनिट वेक्टर j प्लस z2 इंटू यूनिट वेक्टर k, ठीक है, माइनस इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, इसी में यूनिट वेक्टर i, इसमें j से, इसमें क्या करेंगे, k से मल्टीप्लाई कर करके, है ना, सबको ऐड कर लेंगे। अब आप जानते हैं नॉर्मल अलजेब्रिक जोड़ घटाओ, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, x2 इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस y2 इंटू यूनिट वेक्टर j प्लस z2 इंटू यूनिट वेक्टर k माइनस x1 इंटू यूनिट वेक्टर i माइनस y1 इंटू यूनिट वेक्टर j माइनस z1 इंटू यूनिट वेक्टर k। अब क्या करना है, x2 इंटू यूनिट वेक्टर i माइनस x1 इंटू यूनिट वेक्टर i को एक जगह कर लेंगे, प्लस y2 इंटू यूनिट वेक्टर j माइनस y1 इंटू यूनिट वेक्टर j को एक जगह कर लेंगे, z2 इंटू यूनिट वेक्टर k माइनस क्या, z1 इंटू यूनिट वेक्टर k को एक जगह कर लेंगे, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा, x2 माइनस x1 में से यूनिट वेक्टर i कॉमन निकलेगा,
y2 माइनस y1 में से यूनिट वेक्टर j कॉमन निकलेगा और z2 माइनस z1 में से यूनिट वेक्टर k कॉमन निकलेगा और ये है वेक्टर pq। अब जैसे ही आपको वेक्टर मिल गया, कोई भी वेक्टर मिल गया, आप उसका क्या क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? अरे जैसे ही आपको वेक्टर मिला, आप इतना सोचो कि उस वेक्टर का तुम मॉड निकाल सकते हो, उस वेक्टर का क्या कहते हैं डायरेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है, उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है, उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को वेक्टर तो मिल गया। अब इसी चीज को देखो इन जनरल हम कैसे सोचते हैं। यदि किसी पॉइंट का, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि मेरे को दिया हुआ रहे, ठीक है ना, यदि किसी 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे को दिया हुआ रहे, जैसे P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मेरे को निकालना है PQ वेक्टर। तो करना क्या है, देखो PQ वेक्टर यदि निकालना है तो PQ के x में से P के x को घटा लेंगे, x में से x घटाएंगे तो x ही मिलेगा ना, तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो x कोऑर्डिनेट में यूनिट वेक्टर I से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर Q के y में से P के y को घटा लेंगे, फिर ऐड करते जाएंगे बीच बीच में y कोऑर्डिनेट के लिए, मतलब इसके x में से इसके x घटाएंगे तो x मिलेगा, इसके y से इसके y को घटाएंगे तो y मिलेगा, इसके z से इसको z को घटाएंगे तो z मिलेगा, ठीक है, x y z मिल गया तो वेक्टर आराम से हम लिख सकते हैं। तो x2 माइनस x1 इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस फिर इसके y में से इसके y को y2 माइनस y1 इंटू यूनिट वेक्टर j प्लस z2 माइनस z1 इंटू यूनिट वेक्टर k। देख लो आप यही आया है या नहीं आया। चलो एक सेकेंड और, थोड़ा सा मेरा कंसेप्ट और भी आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाए तो QP एक बार हम निकाल के देखते हैं तुरंत में, है ना। तो QP का मतलब P के x में से Q के x को घटाना है, मतलब x1 माइनस x2। ये क्या मिला मेरे को, x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर I से मल्टीप्लाई होता है, फिर इसके y में से इसके y को घटाएंगे, y1 माइनस y2 इंटू यूनिट वेक्टर j प्लस z1 माइनस z2 इंटू यूनिट वेक्टर k। समझ में आया या नहीं आया? अब देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड जैसे मान लीजिए वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जा रहा है, वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो PQ का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है P से Q के बीच का लेंथ, ठीक है। तो अब जैसे मान लो आपको PQ का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, इसका मतलब सिंपली आपसे PQ पूछ रहा है, मतलब P से Q के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। समझ में आया क्या? तो अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, यदि वेक्टर दिया हुआ रहता है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल मेथड है, तो यूनिट वेक्टर I के साथ जो I का जो कोफिशिएंट है ना उसका स्क्वायर प्लस फिर यूनिट वेक्टर J का जो कोफिशिएंट है ना उसका स्क्वायर फिर प्लस अच्छा y2 हो जाएगा, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। PQ वेक्टर का देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस क्या फिर हो जाएगा z2 माइनस z1 का स्क्वायर, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ऐसे नहीं है, मतलब इसका लेंथ ऐसा थोड़ा QP और PQ का लेंथ बराबर नहीं होगा। यदि हम इससे भी निकालें तो भी मेरा गलती नहीं होगा, मतलब x1 माइनस x2 का भी यदि हम होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस y2 माइनस y1 का भी यदि होल स्क्वायर कर देते हैं, z2 माइनस z1 का भी यदि हम होल स्क्वायर कर देते हैं, मेरा गलत नहीं होगा। समझ में आया क्या? मतलब इतना को हम क्या लिखेंगे, हमेशा लिख सकते हैं क्या, PQ। अच्छा चलो जैसे अब मेरे को ये पूछा जाए यूनिट वेक्टर अलोंग PQ यदि पूछा जाए तो यूनिट वेक्टर अलोंग PQ क्या हो जाएगा, वेक्टर PQ वेक्टर बाय PQ का मैग्नीट्यूड। समझ में आया क्या? तो PQ वेक्टर देखिए क्या दिया हुआ है, x2 माइनस x1 इंटू यूनिट वेक्टर I प्लस y2 माइनस y1 इंटू यूनिट वेक्टर J प्लस z2 माइनस z1 इंटू यूनिट वेक्टर K, और बाय आप सिंपली लिख लीजिए PQ के मॉड को हम वेक्टर PQ के मॉड को PQ भी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 बाय PQ इंटू यूनिट वेक्टर I, और ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 बाय PQ इंटू यूनिट वेक्टर J प्लस z2 माइनस z1 बाय PQ इंटू यूनिट वेक्टर K। ये आपको निकल गया। अरे ये सब कोई याद रखने का तरीका मतलब चीज नहीं है, वेक्टर मिल गया तो हर चीज मिल गया। आप ऐसे सोच लो, वेक्टर ही तो मेन निकालना काम था आपका, वेक्टर मिल गया, हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं उस वेक्टर का आसानी से, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है ये सब। अब जैसे मान लो अब डायरेक्शन आपको रेशियो पूछा जाए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ वेक्टर, हाँ जैसे यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ वेक्टर, मतलब सबसे पहले PQ वेक्टर तो आप निकाल लो,
पी क्यू वेक्टर निकल जाएगा तो आई जे के का कोफिशिएंट उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होगा। तो पी क्यू वेक्टर देखो यहां पर हम कैसे निकालेंगे, क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट में से वाई के एक्स कोऑर्डिनेट को घटा लेंगे, क्यू के एक्स में से पी के एक्स को घटाएंगे। तो कैसे इसको ऐसे कैसे रटेंगे बिना इसको देखे हुए, इसके एक्स में से इसके एक्स को घटाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा x2 माइनस x1। वो समझ में आया क्या? अरे आप क्या करते हो, कोफिशिएंट को ही ना केवल लिखते हो आई जे के का कोफिशिएंट को, तो x2 माइनस x1 तो आई का कोफिशिएंट होगा, फिर इसके y में से इसके y को घटा लो, y2 माइनस y1 और z2 माइनस क्या z1। अब आपसे पूछता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर पी क्यू। क्या करते हैं हम, इसी को उतार देते, इस पी क्यू के अलोंग जो यूनिट वेक्टर गया है ना उसी के कोफिशिएंट को x2 माइनस x1 बाय पी क्यू और y2 माइनस y1 बाय पी क्यू और z2 माइनस z1 बाय पी क्यू। क्लियर है? एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद कहानी आज खत्म करेंगे। आज ही एक और वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा ये सब के ऊपर क्वेश्चन जो हम लगाएंगे, तो ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है लेट ए का कोऑर्डिनेट है 1 2 3 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 4 3 2, देन फाइंड वेक्टर ए बी, वेक्टर बी ए, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए बी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बी। ये तमाम जो आप देख रहे हैं यहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहे हैं, है ना, सब में एक ही चीज कॉमन है। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, वेक्टर ए बी निकालना पड़ेगा और बी ए निकालना पड़ेगा। वेक्टर निकल गया तो हर चीज निकल जाएगा, ठीक है, वेक्टर निकलेगा तभी तो हम यूनिट वेक्टर निकाल पाएंगे। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब कोऑर्डिनेट यहां दिया हुआ है तो वेक्टर ए बी हम आसानी से निकाल सकते हैं। बी के एक्स कोऑर्डिनेट में से ए के एक्स कोऑर्डिनेट घटाओ और यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई करो। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस, इसमें से जब इसको आप घटाएंगे तो आ जाएगा क्या 1 को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसमें से जब इसको आप घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा, -1 इंटू के। वेक्टर ए बी मेरे को मिल गया। नहीं आई बात समझ में? इसके x में से इसके x को घटाएंगे, इसके y में से इसके y को, इसके z में से इसके z को, x में से x घटाएंगे तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा, y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट घटाएंगे तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा, z कोऑर्डिनेट में से z कोऑर्डिनेट घटाएंगे तो z कोऑर्डिनेट मिलेगा। x कोऑर्डिनेट में यूनिट वेक्टर i से मल्टीप्लाई करते हैं, y कोऑर्डिनेट में यूनिट वेक्टर j से और z कोऑर्डिनेट में यूनिट वेक्टर k से मल्टीप्लाई करते हैं। घटाने के बाद इस प्रकार से वेक्टर हम प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब मेरे को बी ए वेक्टर निकालना है, मतलब ए के एक्स में से बी के एक्स को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो -3 आएगा और यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। फिर इसके y में से इसके y को घटाएंगे, 2 - 3 कितना आ जाएगा, माइनस, तो ये आ जाएगा j, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस कितना आ जाएगा k, ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद चलिए ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड का मतलब ए बी का लेंथ निकालना है आपको, ठीक है। यदि हम मैग्नीट्यूड नहीं पूछ करके केवल ए बी मांगते तो ए बी का मैग्नीट्यूड आपको देना पड़ता है यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, z का कोफिशिएंट का स्क्वायर का फिर कर लेंगे हम स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 9 + 1 + 1, तो ये कितना आ जाएगा √11। अच्छा अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे हम लोग। ए बी के अलोंग यूनिट वेक्टर को निकालने का मेथड है ए बी बाय ए बी का मैग्नीट्यूड। ए बी कितना दिया हुआ है, 3 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस जे माइनस कितना के, बाय ए बी का मैग्नीट्यूड कितना निकला है जी, √11।
तो ये आ जाएगा 3/√11 इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस 1/√11 इंटू यूनिट वेक्टर j माइनस 1/√11 इंटू यूनिट वेक्टर k। क्लियर है, निकल गया यूनिट वेक्टर। अब इसका क्या निकालना है मेरे को, आगे देखो 5 नंबर में। 5 नंबर में डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल्स टू, तो किसी वेक्टर का, वेक्टर ए बी का जो स्केलर कंपोनेंट होगा ना वही कहलाएगा ए बी का डायरेक्शन रेशियो। स्केलर कंपोनेंट है 3, 1 एंड -1, सही है। अब डायरेक्शन कोसाइन का बात कर रहा है ए बी का। आप देख लो ए बी के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हम निकाले हैं उसी का स्केलर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 3/√11 और 1/√11 और कितना -1/√11। समझ में आया क्या? और चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यही ख़त्म करते हैं। जितना भी चीज़ें आपको पढ़ाया गया वो सब का आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको आगे वाला चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आएगा यहाँ से आगे, ठीक है। सो आपको अच्छे से अब पढ़ाई करना चाहिए, ये मेन फीलिंग है वेक्टर का, ठीक है। काफ़ी आसान है वेक्टर, इतना आसान है कि आपको भरोसा नहीं होगा कि इतना आसान चैप्टर भी 12th में हो सकता है, ठीक है। अभी ये केवल बोर्ड के लिए लेक्चर बना रहे हैं, समझ में आया क्या? चलिए, थैंक यू, बाय बाय।